नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आप जुड़े हुए हैं टोटल न्यूज के साथ। बेहद हलचल इस समय हरियाणा में है। वजह यह है कि बड़ौदा में होना है उपचुनाव और चर्चा इसी बात पर करेंगे कि कौन बनेगा बड़ौदा का बादशाह। एक खास पैनल रहेगा हमारे साथ। और एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। हमारे साथ सीधे इस समय वीरेंद्र सोनी जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और देवेंद्र कथुरिया, हमारे पानीपत ब्यूरो चीफ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और चूंकि हम चर्चा करने वाले हैं विधानसभा उपचुनाव को लेकर, बड़ौदा में खासी हलचल है। बीजेपी और कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, लेकिन बादशाह कौन बनेगा ये तस्वीर बाद में साफ होगी। 3 नवंबर को होनी है वोटिंग, उससे पहले खासी गहमा गहमी है। एक बार तस्वीर और रिपोर्ट देख लेते हैं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हो रही हलचल की। 10 दिन दूर रह गया बड़ौदा का विधानसभा उपचुनाव। अब मुखर होकर पूछ रहा है कि मेरे पिछड़ेपन का जिम्मेदार आखिर कौन है। शायद यही वजह है कि चुनाव लड़ रहे तीनों प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवार बड़ौदा विधानसभा का उपचुनाव गोहाना विधानसभा में बैठकर लड़ रहे हैं। टोटल न्यूज कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो के गोहाना में खुले दफ्तरों में ये सवाल लेकर पहुंचा। पहले कांग्रेस उम्मीदवार, कांग्रेस के प्रत्याशी इंदुराज नरवाल उर्फ भालू हमारे साथ है। लेकिन अगर विकास हुआ होता, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता, तो आप लोगों को गोहाना में थोड़ी दफ्तर बनाने पड़ते, बड़ौदा में बनते दफ्तर। कस्बा नहीं है, बड़ौदा का पूरा ग्रामीण है और ऑफिस के लिए बहुत कुछ उसकी सुविधाओं की जरूरत होती है। ये एक अलग बात है। और बड़ौदा यही से शुरू होता है। बड़ौदा इस गोहाना के चारों तरफ से है। गोहाना के शानदार राजघराना में खुले बीजेपी के दफ्तर में बीजेपी के कदावर नेता रामविलास शर्मा सामने आ गए। बीजेपी के सुपरस्टार रामविलास शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा जी, बड़ौदा विधानसभा का चुनाव गोहाना विधानसभा से लड़ा जा रहा है, मतलब विकास नहीं हुआ क्योंकि लोग वहां जवाब मांग रहे हैं। मैं आज अपने गांव से चल के यहाँ तक आया। मुझे रास्ते में 2 हाईवे, एक के नीचे से आए, एक के ऊपर से आए। आप स्वयं महसूस करते हैं पिछले 6 साल में देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हरियाणा में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पहले से ज्यादा विकास हुआ। कहते हैं सियासत अपनी सुविधा और स्वार्थ के साथ चलती है। किसान कानूनों के विरोध में बीजेपी छोड़कर इनेलो में शामिल हुए पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा से इनेलो दफ्तर में यही सवाल पूछा गया। नेताजी, कांग्रेस के बाद हम इनेलो के दफ्तर में आए हैं। बात फिर वही, चुनाव बड़ौदा विधानसभा का है, लेकिन गोहाना विधानसभा से ये चुनाव लड़ा जा रहा है। श्याम सिंह राणा जी हैं, लोग सत्ता के साथ रहना चाहते हैं। श्याम सिंह राणा रादौर से विधायक थे, बीजेपी को छोड़कर इनेलो ज्वाइन किए। ये बात आपकी सही है, गांव में विकास नहीं हुआ। ये सीट पे पहले जब लोकदल का राज था, चौधरी देवीलाल जी, उन्होंने कुछ किसानों के लिए बेहतर काम किए थे। सबसे पहले तो ट्रैक्टर का मुद्दा आता था। भाई ट्रैक्टर पे हम नहीं जा सकते थे। कांग्रेस के राज में जो पूर्व का शासन था कांग्रेस का, ट्रैक्टर के चलान होते थे। अब वो ट्रैक्टर गड्ढा घोषित किया था चौधरी देवीलाल जी ने, इसलिए आसान हो गया था ब्याह बारात में जाने के लिए, रिश्तेदारी में जाने के लिए हम ट्रैक्टर में जा सकते थे। और आज की स्थिति क्या है, अगर ट्रैक्टर का चलान हो जाए तो इतना जुर्माना लगता है, भी ट्रैक्टर बेच के ही पेंडा छूटता है। यानी तीनों प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवार और नेता अभी तो गोहाना विधानसभा में जमकर बड़ौदा विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। असल और जमीनी स्थिति अभी ये है कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। एज अभी कांग्रेस के साथ दिखता है। इनेलो अपनी पार्टी की मजबूती और एकजुटता के लिए चुनाव मैदान में है। और एक बार फिर बड़ौदा विधानसभा चुनाव में भी राजकुमार सैनी अपनी डुगडुगी बजा रहे हैं। कैमरामैन ललित के साथ देवेंद्र कथुरिया, टोटल न्यूज, बड़ौदा हल्का। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई और हलचल दिखाई किस तरह से नेताजी हैं, तमाम दावे कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे इनेलो के हों। वीरेंद्र जी, आपके पास आते हुए, चूंकि आपका एक लंबा अनुभव है और हरियाणा के चप्पे चप्पे से आप बेहद वाकिफ हैं। अभी हम नेताओं के बयान सुना रहे थे और सबका यही कहना है कि उनके राज में जो विकास हुआ वो बाकी दलों के राज में विकास नहीं हुआ। बड़ौदा की इस समय जमीनी हकीकत क्या है? जो दावे कर रहे हैं, रामविलास शर्मा को भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि मैं अभी आ रहा था तो 2 हाईवे हमने देखे और ये तब हो पाया है मुमकिन जब केंद्र में मोदी सरकार है और हरियाणा में मनो सरकार है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास दावे करने के अलावा और कोई विकल्प है नहीं। अब अगर हम शुरू से इस विधानसभा क्षेत्र को देखें तो पहले चौधरी देवीलाल जी के नाम पर भावनाओं पर लोग जो है बहते रहे हैं, फिर हुड्डा जी के नाम पर, अब मनोहर सरकार के बारे में ये कहा जा रहा है कि विकास जो 6 वर्ष में होना चाहिए था, अपेक्षित विकास नहीं हुआ। ये पहले की सरकारों में भी हुआ, क्योंकि यहाँ के 54 गांव हैं, कोई बड़ा कस्बा नहीं है। जितना अपेक्षित विकास होना चाहिए था इस इलाके का नहीं हुआ। इसी कारण है, आपकी रिपोर्ट से भी स्पष्ट हो रहा है कि सभी ने अपने कार्यालय गोहाना में खोले हैं, अपनी सुविधाओं के अनुसार खोले हैं, लेकिन जो बड़ौदा का विकास शुरू से ये माना जाना चाहिए था कि यहाँ विकास होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो उसके लिए सभी दल बराबर के दोषी हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति यहाँ है कि इस समय विकास के मुद्दे गौण होते जा रहे हैं, ये भावनाओं पर और किसान का जो ये कानून है उसके ऊपर ये आश्रित होता जा रहा है, सब पूरा केंद्रित हो गया है। और ये जो चुनाव है, एक तरह से इस पे लहर ये इस बात की बनाई जा रही है कि भूपेंद्र हुड्डा वर्सेस मनोहर लाल। भाई, अगर आप मनोहर लाल जी को हटाना चाहते हैं तो ये एक आपके पास स्वर्णिम अवसर है, हुड्डा का राज लाना है। अगर हुड्डा को दोबारा आप मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराओ। तो यहाँ भी विकास जो है वो पृष्ठभूमि में है, यहाँ सिर्फ दूसरे मुद्दे हैं। अगर आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की कुर्सी खींचना चाहते हैं और खोसना चाहते हैं तो आपके पास ये एक स्वर्णिम अवसर है। कांग्रेस इस बात को भुनाने का प्रयास कर रही है। कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है विकास के मुद्दे से हटकर जातिगत मुद्दों की ओर जो है वो जाता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल देवेंद्र, जब विकास का जिक्र होता है, आपने बहुत से सवाल और हर नेता से पूछे, सबका यही कहना था क्योंकि अब उनकी राज है, अब उनकी सत्ता है तो अब विकास दिखेगा। और पिछले दलों ने जो सत्ता संभाली कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि दुष्यंत भी पहुंच रहे हैं, सीएम भी पहुंच रहे हैं, हुड्डा भी पहुंच रहे हैं। बड़ी दिलचस्प है सियासी जंग, बड़ौदा की उपचुनाव है, लेकिन एड़ी चोटी का जोर नजर आ रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। देखिए पूजा, बड़ौदा का जो उपचुनाव है, भले ही ये उपचुनाव है, लेकिन जिस तरीके से हमने 22 महीने पहले जाटलैंड में जींद उपचुनाव देखा था और उस वक्त जो तस्वीर उभरी थी, मेरे को लगता है ठीक वैसा चुनाव उसी पैटर्न पे और उसी तरह की अहमियत वाला चुनाव बड़ौदा है। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत तमाम कांग्रेस के लोग, उनको जैसे ये होता है कि क्रिकेट में हाँ पहली विकेट गिरा दो, पहली विकेट गिराने के बाद हौसले बुलंद होते हैं, मनोबल बढ़ता है। तो जैसे मैं ये कहूंगा क्रिकेट की भाषा में, ये विकेट गिराने की कोशिश है कि सरकार पर दबाव बनाया जाए और पब्लिक में ये मैसेज जाए कि बीजेपी सरकार को लोगों ने नकार दिया है। हालांकि 1 साल होने को है, अक्टूबर का महीना चल रहा है, पिछले अक्टूबर में मनोहर पार्ट 2 सरकार बनी थी। तो सरकार को खारिज करने के लिए लोगों की नजर में ये कि सरकार लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरी, विकास नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं मतलब एक विकेट गिराने की कोशिश कांग्रेस कर रही है ताकि कांग्रेस की आगे की लड़ाई आसान हो सके। और इसी लड़ाई को आसान करने के लिए बीजेपी ये कह रही है कि हम इसी लड़ाई को आसान करने के लिए वीरेंद्र जी शायद कपूर नरवाल को उन्होंने बैठा दिया, अपने समर्थन में करवा लिया हुड्डा ने। देखिए, ये बात का है कि ये चुनाव जातिगत मुद्दों की ओर जा रहा है कि इसमें जाट और गैर जाट की राजनीति के ऊपर जो है ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। और भूपेंद्र हुड्डा ने पहले कपूर नारवाल को उनको उम्मीदवार बनाया, ये कल्पना की जा रही थी कि वो उम्मीदवार हो सकते हैं। कपूर नारवाल का अपना व्यक्तिगत प्रभाव है और इस बात को देखते हुए कांग्रेस का आमने सामने मुकाबला हो भारतीय जनता पार्टी से, तो इसलिए रणनीति के तहत ये योजना बनाई गई है। और ये अब दिखाई देगा कि ये चुनाव जो है जातिगत मुद्दे की ओर ज्यादा ना जाए और विकास का जो मुद्दा है वो तो बिल्कुल गौण है ही है, लेकिन इसके अलावा जो 36 बिरादरी की जो सद्भाव की बात है, सामाजिक समरसता की बात है, वो भी बनी रहनी चाहिए। ये सभी राजनीतिक दलों का दायित्व भी बनता है कि यहाँ इस पर, हालांकि राजकुमार सैनी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जातिगत मुद्दे वो हावी ना हो और अपने जो राजनीतिक विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। ओपी धनखड़ को भी देवेंद्र हम सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि एक ऊंचा नाम है, बड़ी शख्सियत है योगेश्वर दत्त, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, ऐसे में ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। कांग्रेस को भी रणनीति छोड़कर, राजनीति छोड़कर योगेश्वर दत्त को सपोर्ट करना चाहिए ताकि इलाके का विकास हो। पूजा, बिल्कुल। आज मैं बड़ौदा में था, अभी 4 बजे के आसपास मैं लौटा हूँ। सुबह से आज मैं बड़ौदा में था। जो राजनीतिक गतिविधियां थी, रामविलास शर्मा वहां थे, नायब सिंह सैनी थे, रमेश कौशिक सोनीपत के एमपी है। आज उनका जो भाषण था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो सारा मतलब फोकस में योगेश्वर दत्त को रख रहे हैं कि वो योगेश्वर दत्त भला इंसान है, अच्छे दिल का इंसान है। 5 करोड़ की उस कुश्ती उन्होंने जो जीती थी, उनके मुकाबले में जो दूसरा पहलवान था उसकी मृत्यु हुई थी, तो अपना 5 करोड़ का इनाम उसको दे दिया। तो एक अच्छे इंसान के नाते उनको पेश किया जा रहा था, बजाय बीजेपी के
उपलब्धियां गिनाने के, बीजेपी की नीतियों पर फोकस करने के बजाय भाषण का लबोलबाब ये था कि एक अच्छा उम्मीदवार आपको बीजेपी ने दिया, आप इनको जिताइए, ये आपकी सेवा करेंगे। पहले इन्होंने तिरंगे की शान बढ़ाई है, इस बार चूंकि विकास नहीं हुआ कांग्रेस सरकार में, और ये बीजेपी के लोग भी मानते हैं कि बीजेपी की सरकार को भी 6 साल हो गए लेकिन विकास नहीं हुआ। दबी जुबान में जरूर मानते हैं कि बहुत सारी जरूरतें हैं, अच्छा पीने का पानी नहीं मिल रहा, सड़कें पूरी तरह से ठीक नहीं है, बिजली के कट लगते हैं, रोजगार नहीं है, एक फैक्ट्री नहीं, दूर दराज तक। आप देखिए, मैं 3-4 बार बड़ौदा होके आया हूं, एक तरफ रोहतक है बिल्कुल विकसित जिला, दूसरी तरफ सोनीपत है, एक तरफ जींद है, एक तरफ पानीपत है, लेकिन इन चारों जिलों के बीच में बड़ौदा बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई मतलब वहां लगता है कि अच्छी सड़कें हैं, कोई एजुकेशन का अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है, रोजगार भी नहीं है, विकास भी नहीं है। तो उन लोगों की तकलीफ जो है अपनी तरफ से बिल्कुल सही है। आसपास का सारा इलाका, चारों जिले में, सोनीपत की बात करूं, रोहतक की करूं, जींद की करूं, पानीपत की, ये बड़ौदा से सटा हुआ इलाका है 50-60 किलोमीटर के दायरे में, लेकिन बड़ौदा को विकास के दर्शन नहीं हुए। चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दूसरा कार्यकाल था 2009 से 14 तक वाला कार्यकाल, तब भी उतने काम नहीं हुए, और 2014 के बाद जो मनोहर सरकार बनी 2019 में रिपीट हुई, विकास अभी भी नहीं है। वायदे जरूर हो रहे हैं, विकास के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन विकास के दर्शन नहीं हुए। लोगों की असल तकलीफ ये है, और मैं पूजा आपको बिल्कुल अपनी आंखों देखी जो मैं फीलिंग है, मैंने देखा लोग अब विकास की बात नहीं कर रहे, लोग ये कह रहे हैं कि हमने किसको जितवाना है, किसको हरवाना है। तो इस तरह की राजनीति में मतलब आप समझ सकते हैं कि वीरेंद्र जी, क्या ये समय का बदलाव है? क्योंकि जैसे देवेंद्र बोल रहे हैं, जो पार्टियां भी हैं वो पार्टी ने क्या किया, इलाके का विकास किया या नहीं किया, वहां पर क्या सुविधाएं दी, इसका जिक्र नहीं कर रही। जो कैंडिडेट हैं उसकी निजी उपलब्धियां क्या हैं, इस बात पर जोर दे रही हैं। देखिए, अब ये विकास के लिए तो सभी दल बराबर से समान रूप से दोषी हैं, लेकिन इस समय ये जो है चौधर की बात हो रही है। अब ये ओम प्रकाश धनखड़ जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो उनके कार्यकाल का ये पहला उपचुनाव है। तो ये बात देखने वाली है कि धनखड़ जी हैं, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, तो इन सबकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। और ये रोहतक की चौधर की बात है, इस तरह का ये एक प्रभाव देने की कोशिश हो रही है कि अगर इस चुनाव के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी जीत जाता है तो हरियाणा सरकार गिर जाएगी और उसके अंदर जो रोहतक की चौधर है वो वापस आ जाएगी। तो इस तरह का प्रभाव देने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि एक जो उपचुनाव के परिणाम से कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं पड़ने वाला, लेकिन इसको उपचुनाव को हुड्डा बनाम मनोहर सरकार के रूप में इसको लिया जा रहा है, ताकि अगर कांग्रेस जीतती है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन वीरेंद्र जी, किसी भी इलाके का विकास तो उसके विधायक पर निर्भर करता है। जनता क्या समझती है, जनता क्या सोचती है? अगर दोनों विधायकों जो संभावित कैंडिडेट्स हैं, योगेश्वर दत्त हैं और इंदु राज है, उन दोनों को अगर देखा जाए तो किसका पलड़ा भारी नजर आता है? लोग किसको चुन सकते हैं? लोगों का परसेप्शन क्या रहेगा? देखिए पूजा, दो बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इनेलो लड़ाई लड़ रही है, ओम प्रकाश चौटाला ने, जैसे हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया कल, ओम प्रकाश चौटाला ये कह रहे कि बीजेपी कांग्रेस वोट मांगे, मैं झोली फैलाकर मानूंगा, और मेरे को उम्मीद है लोग तो निराश है लेकिन मुझे निराश नहीं करेंगे। तो इनेलो भी अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरे को लगता है वो अपनी पार्टी को एकजुट कर रहे हैं और पार्टी में एक तरह से एनर्जी फूकने की कोशिश के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आमने सामने का जो टक्कर है वो बीजेपी कांग्रेस की है। अब रही उम्मीदवारों की बात, योगेश्वर दत्त पिछला चुनाव लड़े थे, 38,000 के करीब वोट उनको मिले थे, 5,000 वोटों से हारे थे कृष्ण हुड्डा जब जीते थे। लेकिन अब दूसरी तरफ इंदु राज नरवाल है, कांग्रेस के उम्मीदवार है और पहली दफा चुनाव लड़े, पहले जिला परिषद की राजनीति में रहे हैं। लेकिन कांग्रेस उनको ये पेश करी है कि जैसे बड़ौदा हल्के के साथ जो अन्याय हुआ है, जो नाइंसाफी हुआ है, उसका सबक सिखाने के लिए आप कांग्रेस को जिताइए। हालांकि कांग्रेस विकास का दावा नहीं कर रही, वो ये कहते हैं कि हम आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे, लेकिन आप इनको सबक सिखाओ जिन्होंने आपके साथ वायदे किए थे लेकिन हुआ किया कुछ नहीं, लेकिन आज फिर वोटों के लिए आपके दरवाजे पर खड़े हैं। तो मुकाबला दोनों में बराबर है। लेकिन आज की बात करूं, जिस तरह की वह सियासी हवा चल रही है, जो माहौल है जमीनी, अभी तो कांग्रेस के साथ एज है। आप कितने लोगों से बात करिए, उनका जोश और जुनून बता रहा है कि कांग्रेस पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है के साथ नजर आ रही है। लगता है कि अगर कांग्रेस, और ये दिलचस्प मुकाबला है और चुनावी मुकाबला तो है ही दिलचस्प, लेकिन यहाँ पर राजनीति में पंजाब के किसानों का आंदोलन भी एंट्री ले चुका है, ये भी बड़ा काबिले जिक्र है। और पंजाब विधानसभा में पास किए गए कृषि कानून का असर बड़ौदा में भी देखा जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस, बीजेपी और तीनों दल एक दूसरे पर हमलावर है। पहले ये बयान सुन लेते हैं, उसके बाद फिर से चर्चा पर लौटेंगे।
कानून पंजाब विधानसभा लाने के लिए आगे बढ़ी है वो किसानों को और अधिक बंधन में डालने वाले हैं। केवल और केवल एक ऐसा मूव है जो मूव किसानों को परेशानी में ले जाएगा और उससे किसानों को किसी भी प्रकार का फ़ायदा होने वाला नहीं है। केवल और केवल मैं कहूँ तो पंजाब सरकार का वो केवल एक पॉलिटिकल मूव है। अगर वो ये तय करते हैं कि भाई एमएसपी पर सब फसलों की खरीद होगी तो वो मोटे अनाजों के बारे में पतली गली से क्यों निकल गए? उन्होंने दलहन और तिलहन की खरीद की गारंटी क्यों नहीं दी? ये गारंटी नहीं देने का मतलब है कि वो केवल और केवल पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। ना मोटे अनाज पंजाब के किसानों के खरीदना चाहते हैं, ना दलहन और तिलहन खरीदना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि वो गारंटी उसकी दे रहे हैं जिसकी खरीद केंद्र सरकार कर रहा है। तो वो तो केंद्र सरकार कर रहा है, तो आपकी गारंटी क्या है? आप तो केवल और केवल एक कागज़ पर लिख रहे हो, इससे फालतू तो आपकी कोई गारंटी है नहीं। तीसरा, वो कहते हैं कि पंजाब में कोई भी एमएसपी से नीचे खरीदेगा तो उसको सज़ा करेंगे। सज़ा करने में वो कहते हैं कि उस पर दबाव डाला गया हो। अब किसानों की कौन सी फसल दबावों में खरीदी जाती है? तो पहले तो उस सज़ा का ही कोई मतलब नहीं रहा। और दूसरी बात, अगर इसके कारण से किसान कोई अपना सामान रख लेता है, मान लो मैंने गेहूँ रख लिया, समय पर नहीं बेचा, तो अगर मैं बाद में बेचना चाहता हूँ तो मुझे खरीदार मिलेगा क्या? क्योंकि जो आपने प्रोविजंस किए हैं उन प्रोविजंस के कारण अगर मुझे खरीदार नहीं मिला तो मैं कहाँ बेचने जाऊँगा? तो क्या पंजाब सरकार की मंडी में कोई एक दुकान हमेशा खुली रहेगी जहाँ मैं अपना माल एमएसपी पे बेच सकूँ, मुझे और कोई खरीदार नहीं मिला? तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो विधानसभा सत्र है इसमें इन मुद्दों को पूरे जोरदार ढंग से उठाया जाए और यही मांग रहेगी कि इस सत्र में जैसे पंजाब में किसानों के हक में जो विधेयक पास कराए गए हैं इसी प्रकार हरियाणा में भी हों। माननीय सरदार प्रकाश सिंह बादल के रिजाइन से ये पंजाब सरकार प्रभावित हुई है। उन्होंने पहले केंद्र के अंदर से इस्तीफा दिया और किसानों के समर्थन में दिया और तब जाके पंजाब की सरकार मजबूर हुई। उन्होंने किसानों के पक्ष में स्टेप लिया। अगर वो स्टेप ना लेते तो किसान उसका भी विरोध करते। तो किसान खासे नाराज कृषि बिल को लेकर, क्या इसका असर पड़ेगा बड़ौदा उपचुनाव पर? क्योंकि वीरेंद्र जी, हमने देखा कि जो नाराज किसान थे वो ये तक कह रहे थे कि बड़ौदा हल्के में जाकर वो बीजेपी के खिलाफ वोट की अपील करेंगे लोगों से। उसके बाद जब हमने देखा कि पंजाब विधानसभा से कृषि बिल के खिलाफ बिल पेश हो गया तो अब हरियाणा में भी मांग उठ रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि जब वहां संभव हो सकता है तो यहां क्यों नहीं? अगर ये बीजेपी नहीं करती तो किसान विरोधी है। आपको लगता है कि ये पूरा मुद्दा भी एक बड़ी चुनौती है, इसकी वजह से भी बैकफुट पर आ सकती है बीजेपी? बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये एक आम धारणा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है किसान विरोधी है। कांग्रेस इस बात को साबित करने में लगी हुई है और वहां की लड़ाई को किसान बनाम भारतीय जनता पार्टी का रूप दिया जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह कृषि कानून लाने थे तो किसान संगठनों को पहले विश्वास में लिया जाता, उन पर चर्चा कराई जाती या इस तरह की मांग किसान वर्ग करता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का किसान संघ है वो भी इस चीज का विरोधी है। तो इसमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहीं ना कहीं चूक हुई है। यदि पार्टी इस पर अपने फोरम पर ही किसानों संगठनों को लेकर पहले ही कोई रणनीति बनाती, उनको विश्वास में लेती तो इस तरह की नौबत नहीं आती। इस समय तो ये वातावरण बन चुका है कि ये जो कितने कानून है, कृषि कानून है, ये किसान विरोधी है और किसानों को भारतीय जनता पार्टी जो है समझाने में विफल रही है और कांग्रेस जो है इस चीज का अवश्य फायदा उठाएगी। देवेंद्र, और ये लड़ाई तब और भी ज्यादा मुखर हो गई कांग्रेस की ओर से जब पंजाब से होते हुए राहुल गांधी पूरे लाव लश्कर के साथ हरियाणा में एंट्री करते हैं। देखिए पूजा, जब राहुल गांधी पंजाब में उन्होंने ट्रैक्टर रैली निकाली थी तो वो, हालांकि सरकार वहां चूंकि कांग्रेस की है तो पूरी तरह से उनको मतलब कामयाब बनाने की कोशिश की गई थी। ये लड़ाई किसानों पर कांग्रेस और बीजेपी की पूरे देश में थी। लेकिन इसमें सरकार, जो पंजाब सरकार ने एक कानून बनाया है, राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा के बाद पंजाब सरकार ये दिखाना चाह रही है कि कांग्रेस जो है किसानों का हित चाहती है। बिल्कुल, वो क्योंकि हमने वो तस्वीरें देखी थी देवेंद्र, बर्बाद कर देंगे। वो जो बॉर्डर की तस्वीरें थी कि राहुल गांधी के साथ एक बड़ा हुजूम था, किसानों का भी, कार्यकर्ताओं का भी। वो पूरा प्रोजेक्ट करने की कांग्रेस ने कोशिश की कि किसान विरोधी है बीजेपी, और जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा प्रोजेक्शन होता है तो बड़ौदा उपचुनाव में कुछ फायदा लेगी कांग्रेस। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी की जो यात्रा थी वो एक पार्टी की यात्रा थी, उस पार्टी की जिसकी सरकार है पंजाब में। लेकिन अब ये सरकार के सरकारी स्तर पर जो इनिशिएटिव लिया गया है, पंजाब सरकार ये दिखाना चाहती है कि कांग्रेस की सरकार है, हम किसानों का भला चाहते हैं। अगर बीजेपी किसानों की परवाह नहीं करती, उनको बर्बाद करने पर तुली हुई है जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं,
तो लेकिन पंजाब सरकार को, कांग्रेस को किसानों की चिंता है। तो एक पार्टी लेवल के बाद अब एक सरकारी स्तर पर जो एक इनिशिएटिव लिया है अमरिंदर सिंह सरकार ने, वो हरियाणा सरकार को भी दबाव में डालेगी और यहाँ के किसान मांग करेंगे कि पंजाब, क्योंकि पंजाब हरियाणा दो बड़े ऐसे सूबे हैं जो सेंट्रल पूल में, धान की बात हो, गेहूं की बात हो, बड़े दो राज्य हैं जो सेंट्रल पूल की जरूरतों को पूरा करते हैं, पूरे देश को धान, अनाज और दूसरी दलहन, तिलहन, वो फसलें उगाकर उनको देते, तो दोनों बड़े राज्य हैं। अब कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस की सरकार ने ये कर दिखाया, तो हरियाणा पर अब दबाव बनेगा और यहाँ के किसान भी मांग करेंगे कि वो पंजाब के कानून को अच्छा माने किसानों के हित में। ये अलग बात है कि उसका जब इंप्लीमेंटेशन होगा, रिजल्ट्स क्या आते हैं उसका बाद में देखा जाएगा। लेकिन अब हरियाणा सरकार पर बीजेपी के साथ साथ हरियाणा की बीजेपी सरकार पर भी दबाव आ गया है कि किसानों के लिए आप कुछ करो, नहीं तो फिर किसान कोसते रहेंगे बीजेपी को और सरकार को। बहुत सारी विरोध की तस्वीरें हम लगातार देखते रहे देवेंद्र, जब नाराज किसान लामबंद होकर हरियाणा से दिल्ली कूच कर रहे थे और बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट किया, नाराजगी हुई, जगह जगह आंदोलन शुरू किए किसानों ने और कहा कि इसका हम विरोध करेंगे और बड़ौदा हल्के में जाकर और उनसे लोगों से कहेंगे कि बीजेपी को वोट ना दें। क्या आपको लगता है कि इसकी आंच बड़ौदा उपचुनाव पर पड़ेगी, इस विरोध की आंच, इस नाराजगी की आंच? देखिए पूजा, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में मैं 3-4 बार जा चुका हूं, आज भी होकर आया हूं, लेकिन वहां जो खासतौर पर एक कम्युनिटी विशेष है और दूसरा 90-80% लोग जो हैं वो किसानी से, खेती से जुड़े हैं। उन लोगों ने मन में बिठा लिया कि हाँ सरकार हमें नुकसान पहुंचा रही है, किसानों को, किसानों के हक में पहले भी जो कानून है लेकिन उसका फायदा नहीं मिलता, उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है लेकिन फसलों के पूरे दाम नहीं मिलते, 4-4, 6-6 दिन, हफ्ता मंडियों में इंतजार करना पड़ता है, फसल की खरीद नहीं होती, फिर पेमेंट नहीं आती। तो किसानों के दिमाग में ये बात बिठा दी गई है कि सरकार की जो नीतियां है किसान विरोधी है, और पंजाब ने अब जो ये इनिशिएटिव लिया है उससे यहाँ के किसान और ज्यादा एग्रेशन दिखा सकते हैं कि हरियाणा कुछ नहीं करी, कांग्रेस करी है और पंजाब सरकार कर रही है किसानों के लिए। तो इस बड़ौदा उपचुनाव पर इस तरह का असर जरूर डल सकता है और हो सकता है कि जो बाहर के लोग हैं किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो जाकर और अपना कैंपेन करें, अंदर खाते कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। बीजेपी के लिए खतरा बराबर बना हुआ है। जी, इनेलो के लिए खोने के लिए तो कुछ नहीं है वीरेंद्र जी, लेकिन फिर भी इनेलो सुप्रीमो ये कह रहे थे कि मैं 54 गांवों का दौरा करूंगा, लोगों से अपील करूंगा, ये कहूंगा कि इनेलो को एक बार फिर से जो उनके कैंडिडेट हैं उनके ऊपर अपना विश्वास जाहिर करें। बिल्कुल, ओम प्रकाश चौटाला से टोटल न्यूज की खास बातचीत हुई है, उसमें उन्होंने ये कहा है, उन्होंने तो बहुत आगे बढ़कर ये बात कही है कि ये सरकार जो है बहुत आरोप लगाए कि लुटेरों का गिरोह है, किसानों को बर्बाद करने पर ये जो 3 बिल हैं और तमाम तरह भ्रष्टाचार को लेके जो वायदे किए गए थे वो वायदे पूरे नहीं हुए, तमाम तरह के आरोप लगाए। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला ने ये दावा किया है कि आप देखना बीजेपी के खिलाफ जो माहौल बना हुआ है, नेता ही नहीं, विधायक नहीं, आगे चलकर मंत्री वजीर भी जो है वो पार्टी छोड़ेंगे और आखिर मध्यावधि चुनाव होंगे। आपको बता दूं 1996 में चौधरी बंसीलाल 1996 में शराबबंदी के मुद्दे पर सरकार बनी थी, लेकिन 1999 में वो सरकार गिर गई थी। उसमें भी सियासी कारण थे और कुछ उस तरह के हालात पेश करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है और विपक्ष अपने मकसद में कामयाब भी होता लग रहा है। भले ही अब नया हथियार विपक्ष को ये किसानों का मिला है, किसानों के जो 3 कानून है और किसानी को लेकर, चूंकि बड़ौदा उपचुनाव आप देखिए, बड़ौदा में बिल्कुल ठेठ हरियाणवी लोग हैं, वहां कोई व्यापारी नहीं है, ठेठ हरियाणवी किसान लोग या खेती मजदूर है या छोटे मोटा काम करके गुजारा करने वाले, तो जो हरियाणा की बिल्कुल एक ठेठ तस्वीर होती है, बड़ौदा उसी का नमूना है, उसी की तस्वीर है। तो यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो विरोध है, जो किसानों का गुस्सा है, वो कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर डालेगा बड़ौदा उपचुनाव पर। शुक्रिया आपका देवेंद्र। वीरेंद्र जी आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए। खासी हलचल बड़ौदा उपचुनाव को लेकर, चूंकि 3 नवंबर को वोटिंग होनी है, महज 10 दिन का समय बाकी है, हलचल इस बीच तेज है। तमाम दल ये वादा कर रहे हैं, दावा भी कर रहे हैं कि जो विकास नहीं हुआ वो विकास अब होगा। प्रत्याशी मैदान में है, कौन जीतेगा, बड़ौदा का बादशाह कौन बनेगा, लगातार अपडेट के साथ हम हाजिर होते रहते हैं।